देखिए, एग्रीकल्चर को लेके कुछ कहना एक बहुत ही मीन्स एक ऐसा एस्पेक्ट है, क्योंकि बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर। तो और उत्तराखंड में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं पे कितना ध्यान दिया जा रहा है वो आपको भी पता है और सबको पता है। तो हेलो, नमस्ते, कन हाल चाल का सचेत हो दोस्तों। उत्तराखंड में एंटरप्रेन्योरशिप के बदलते मौसम को देखते हुए कई छोटे और बड़े प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, मगर आज की वीडियो यानी कि नॉर्मल बातचीत एक ऐसे शख्स के साथ है जिनका विजन या कहें आइडिया उत्तराखंड के साथ सभी उन क्षेत्रों के लिए बहुत ही लाभदायक और अहम है, जो कि कृषि के क्षेत्र में आगे कुछ करना चाहते हैं। आज की नॉर्मल बातचीत के लिए हम जा पहुंचे हैं प्लांटिका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर स्टडीज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिनके फाउंडर है डॉक्टर अनूप बडूनी जी। दोस्तों, डॉक्टर अनूप बडूनी जी को यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड 2008 में भी मिला है, जब वो अपनी पीएचडी पूरी कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से भी उनको पुरस्कारित किया गया है। तो आइए आज की नॉर्मल बातचीत शुरू करी जाए डॉक्टर अनूप बडूनी जी के साथ, और जानते हैं उनका क्या उद्देश्य और क्या मोटिव है उत्तराखंड को लेकर और प्लांटिका फाउंडेशन को लेकर। बडूनी जी, अपने बारे में बताइए, जैसे कि आपकी परवरिश कहाँ हुई, आप पैदा कहाँ हुए, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? मेरा जो इस जीवन की जो शुरुआत हुई वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हुई, और उत्तरकाशी में मेरा जन्म हुआ, और वहीं पर मेरी जो बेसिक जो स्टडी हुई स्कूलिंग और कॉलेज, वो मेरा उत्तरकाशी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से मैंने बीएससी ग्रेजुएशन अपना किया। उसके बाद मैं श्रीनगर कैंपस, एचएनबी गढ़वाल जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट कैंपस है श्रीनगर में, चौरास कैंपस में मेरी मास्टर प्रोग्राम को मैंने किया एग्रीकल्चर में, और फिर पीएचडी भी मैंने वहीं से करी। और 2010 में पीएचडी करने के बाद मैं इंडस्ट्री की तरफ मैंने मूवमेंट किया। मैं एकेडमिक की तरफ थोड़ा सा कम मेरा रुझान था, तो मैं रिसर्च की तरफ मेरा इंटरेस्ट था, तो इंडस्ट्री की तरफ मूव किया, और तकरीबन 10 साल मैं इंडस्ट्री में रहा, आईटीसी में मैं रहा, और वहाँ पर मैंने एग्री बिजनेस जो डिवीज़न था आईटीसी का, वहाँ पर मैंने काम किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमने काम किया, पोटैटो सीड क्रॉप में हमने काम किया, और कुछ और भी बहुत सी जो वेजिटेबल्स और पल्सेस जो क्रॉप्स हैं उसमें हमने काम किया। और उसके बाद मैं फिर उत्तराखंड वापस, मैं पंजाब में था, उसके बाद फिर उत्तराखंड वापस मैं शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होने के बाद मैंने एकेडमिक ज्वाइन किया। और एकेडमिक ज्वाइन करने के बाद शुरू से ही थोड़ा मन में ये था कि कुछ अपना काम करना है, अपना ही कुछ करना है। जॉब में उतना, मैं 10 साल जॉब में रहा, लेकिन उतना जॉब में मैं अपना मन को स्थिर नहीं कर पाया। तो शुरू से ही ये था कि कुछ अपना काम करना है, तो उससे फिर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया, और उसी को अभी हम रन कर रहे हैं, प्लांटिका फाउंडेशन नाम से। बडूनी जी, प्लांटिका फाउंडेशन के बारे में कुछ अहम बातें हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि शुरू से ही मन में ये था कि कुछ अपना काम करना है। जॉब में मैं नहीं उतना मन लग पा रहा था, ना अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहा था, तो शुरू से ही मन में था कि कुछ अपना ही करना है, चाहे छोटा काम है, लेकिन अपना ही कुछ स्टार्ट करना है और उसको एक अच्छे लेवल तक पहुंचाना है। तो 2011 में जब मैं पंजाब में ही था, तो 2011 में ही मैंने संजीवनी फाउंडेशन नाम से स्टार्ट किया था, जो कि न्यू टिहरी में मैंने रजिस्टर्ड किया था। लेकिन क्योंकि जॉब में रहा और कुछ फैमिली प्रायोरिटीज ऐसी थी कि मैं पूरी तरीके से उस पर ध्यान नहीं दे पाया, तो जब फिर मैं वापस पंजाब से जब उत्तराखंड वापस आया, तो फिर उसको मैंने फिर से उसको मैं मतलब फोकस किया और उसको फिर से शुरुआत करना चाहिए। तो फिर हमने इसको संजीवनी फाउंडेशन जो था वो एक्चुअली उसका टाइम पूरा हो चुका था, तो इसलिए हमने फिर नई शुरुआत हमने करी। तो प्लांटिका फाउंडेशन नाम से अपना एक ट्रस्ट रजिस्टर किया और उसकी शुरुआत करी। और क्योंकि मैं रिसर्च बैकग्राउंड से था और मेरा जो फोकस है वो रिसर्च में और एग्रीकल्चर में ही था, तो शुरुआत हमने एक रिसर्च जर्नल से करी, जो प्लांटिका नाम ही उसका हमने रखा। एक जर्नल हमने स्टार्ट किया जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से रिसर्च पेपर्स, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े और उसमें रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते थे। इस ढंग से फिर हमने एक एसोसिएशन बनाई जो है एसोसिएशन ऑफ प्लांट साइंस रिसर्चर्स, जो प्लांटिका फाउंडेशन के अंडर ही रन होती है। और उस एसोसिएशन में अभी मोर देन 1000 मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया,
जितनी भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं और अदर जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से जो प्रोफेसर, साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ लाइफ मेंबर, एज अ फेलो मेंबर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग एनुअली हम लोग कुछ कॉन्फ्रेंस करवाते हैं जो कि रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। कुछ भी कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज, कुछ न्यू अपडेट्स उनको मिलती रहती हैं और रिसर्च में मीन्स एक नई चीज़ सामने आती है कि क्या हम करें, किस ढंग का काम हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत सीनियर प्रोफेसर, साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक काफ़ी अच्छा गाइडेंस लोगों को मिलती है कि किस ढंग का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हमने ट्रेनिंग्स स्टार्ट करी जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड ट्रेनिंग हैं, जो मीन्स एक एग्री एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग्स हैं। लाइक कोई अगर अपना काम स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो उसके लिए जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम लोगों ने स्टार्ट करी। लाइक मशरूम कल्टीवेशन में, फूड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट हेल्थ क्लिनिक, है ना, इस तरह की एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इस तरह की कुछ स्किल डेवलपमेंट, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो हमने साथ के साथ स्टार्ट करे। शुरुआत में दिक्कतें काफ़ी आई क्योंकि शुरुआत में मैं इसको एज अ पार्ट टाइम मीन्स मैं जॉब के साथ साथ इसको कर रहा था, बिकॉज कुछ फैमिली प्रायोरिटीज़ थी, उसको मैं नहीं छोड़ सकता था कि एकदम जॉब छोड़ के इसको करूँ। काफ़ी दिक्कतें आई स्टार्टिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू था। तो फिर भी हमने करा, किसी तरह कोशिश करी, स्टार्ट किया। जब लोग जुड़ने लगे तो थोड़ा बहुत फंड भी हमारे पास आने लगा, तो उसको हमने फिर ट्रेनिंग से हमने स्टार्ट करी और ट्रेनिंग से ही हमारा जो फंड है वो जनरेट हुआ। और फिर उसी फंड को हम यूज़ करते गए और नई नई चीज़ें, जो भी टेक्नोलॉजीज या जो भी हमारी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ थी उनको हम ऐड अप करते रहे। और आज की डेट में एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आगे मैं आ गया हूँ, लेकिन ठीक है, एक मतलब एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है प्लांटिका, जिसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो यहाँ से ट्रेनिंग करें। तो इस ढंग से हमने शुरुआत करी थी और अभी हम प्लांटिका फाउंडेशन की एक यूनिट जो है वो देहरादून में हम लोग चला रहे हैं। और इसमें हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एसोसिएशन है हमारी, जो कि हम लोग कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हम लोग करवाते हैं, पेपर हम लोग पब्लिश करते हैं, बुक्स पब्लिश करते हैं और इसके साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग रन करते हैं। साथ के साथ कुछ रिसर्च प्रोग्राम्स हमारे जो स्मॉल माइक्रो लेवल के रिसर्च हैं वो हम लोग अपनी लैब में यहाँ पर करते हैं। फिर हमने अपनी एक सॉइल टेस्टिंग लैब भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश करी है। तो इस ढंग से हम लोग आगे बढ़े और अभी ये प्रोग्राम हमारे, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे अभी रन हो रहे हैं। उत्तराखंड में एग्रीकल्चर को लेकर आपकी क्या राय है, क्या कमियां आपको लगती हैं और क्या खूबियां आप समझते हैं इसमें? देखिए, एग्रीकल्चर को लेके कुछ कहना एक बहुत ही मीन्स एक ऐसा एस्पेक्ट है, क्योंकि बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर। तो और उत्तराखंड में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं पे कितना ध्यान दिया जा रहा है वो आपको भी पता है और सबको पता है कि उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ना ही फार्मर्स को मिल रही हैं, ना ही जो एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं उनको मिल रही हैं। एग्रीकल्चर उत्तराखंड में जो, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो सबसे बड़ा जो मेजर इशू है वो इशू है सीड का। जो हाई क्वालिटी, जो एक अच्छा सीड जिसे हम बोलते हैं कि उच्च गुणवत्ता का जो बीज होता है, वो थोड़ा सा फार्मर्स की, क्योंकि मैं खुद जब मैं इंडस्ट्री में था आईटीसी में, तो एक प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर किया था, आईटीसी का ही उत्तरकाशी में एक प्रोजेक्ट था। उस टाइम पे मैं लगभग साल भर यहाँ पर रहा था और वो मैंने इस समय एक स्टडी करी थी और फार्मर्स से मैं मिलके मैंने काफ़ी बातें करी। तो वो जो निकल के आया उसका सार यही था कि उनके पास एक अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं उपलब्ध है। और सीड जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी अच्छी फसल को ग्रो करने के लिए और एक अच्छे एग्रीकल्चर के लिए। और अगर बीज ही अच्छा नहीं है तो फसल अच्छी होना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक जो मेजर इशू है वो यही है कि जो बेस्ट क्वालिटी का जो सीड है वो फार्मर को अवेलेबल नहीं है। और क्योंकि जिस तरीके का क्लाइमेट है या जिस तरीके का, देखिए हिल्स में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर हमें लगता है कि बहुत आसान है एग्रीकल्चर, बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन हिल्स। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत कम जगह अवेलेबल है। तो
फार्मर्स को ये गाइड करना बहुत जरूरी है कि आप आपके यहाँ किस तरह का इन्वायरमेंट है, और उस तरह के इन्वायरमेंट में ही आप किस तरह की क्रॉप, आप कौन सी वैरायटी आप ग्रो करते। फार्मर्स को पता ही नहीं कि उसको कौन सी वैरायटी लगानी है, कौन सी फसल उसको लगानी है, किस टाइम पे लगानी है, जनरेशन कौन सी उसको यूज करनी है। जनरेशन का तो फार्मर को पता ही नहीं कि किस जनरेशन का सीड वो यूज कर रहा है। उसको तो ये पता है कि मार्केट में जाके सीड लेके आ जाए, उसको ये पता ही नहीं किस जनरेशन का सीड यूज कर रहा है, और इसी वजह से जो है उसकी क्रॉप में प्रॉब्लम आती है। बाकी संभावनाएं बहुत हैं, और उत्तराखंड सरकार ने जो अभी जब ये कोविड की वजह से जो लोग वापस आए हैं उनके लिए बहुत कुछ किया भी है। उसमें सबसे जो मेजर जो ड्रॉबैक रहा वो ये रहा कि जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने दी उसके बाद उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करी। मीन्स अगर मुर्गी पालन के लिए गवर्नमेंट से मुर्गियां मिल रही हैं, लेकिन मुर्गी पालन के बारे में फार्मर को पता ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि पहले अगर उनको कोई भी जो स्कीम उन्होंने बनाई है कि मुर्गी पालन, बकरी पालन या मधुमक्खी पालन कुछ भी, तो फार्मर को उसकी ट्रेनिंग उनको जरूर प्रोवाइड करनी है। अदरवाइज जब टेक्निकल पता ही नहीं होगा तो कमर्शियल लेवल पे फार्मर उस तरह का काम नहीं कर पाएगा। एक मुर्गी दो मुर्गी घर में रखना आसान है, वो एक अलग चीज होती है ना। लोग उसको बड़ा इजी लेते हैं कि हाँ मुर्गी पालनी है, लेकिन जब कमर्शियली आप किसी चीज को करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत लिमिटेशंस होती हैं, उसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कई तरह के उसमें वैक्सीनेशंस होते हैं, और उसका राशन एक डाइट बनता है, उसका डाइट चार्ट बनता है, चाहे आप मुर्गी पालन करो, चाहे आप बकरी पालन करो, चाहे मधुमक्खी पालन करो। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसके पीछे की कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो फार्मर्स को पता होनी चाहिए। टेक्निकली उसको थोड़ा सा कुछ जो बेसिक जो उसके पॉइंट्स हैं वो उसको पता होना चाहिए। तो ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मिसिंग है आज की डेट में। ना सिर्फ उत्तराखंड में ही, पूरे देश में क्या एग्रीकल्चर एक अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग बन सकता है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि एग्रीकल्चर तो बेस है इंडिया का, मतलब कृषि प्रधान देश है हम लोग, और बिल्कुल एग्रीकल्चर के बेस पे ही हम आज जहां तक भी पहुंचे हैं, एग्रीकल्चर के बेस पे ही पहुंचे हैं। और हिल एग्रीकल्चर, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हिल एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी की एक इकोनॉमिक वैल्यू है, एक कमर्शियल वैल्यू है ना। स्पेशली अगर आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात करें तो उत्तराखंड में जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनका एक बहुत मेजर रोल है उत्तराखंड की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। फार्मर जो जितने भी यूथ हैं या जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर को बेस मान के और एग्रीकल्चर में कुछ काम करके अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। बहुत सी संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ का जो इन्वायरमेंट है, हमारे पहाड़ का जो वातावरण है वो बहुत ही सुटेबल है। हम मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर बहुत तरह के होते हैं, मेडिसिनल प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की खेती हम लोग कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, लाइक पतंजलि तो है ही उत्तराखंड में, डाबर है, हिमालय है, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो कि मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स पे काम करती हैं। तो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स ग्रो करके भी हम अपनी जो इकोनॉमी है यूथ उसको ग्रो कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो सबसे जो प्लस पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे उत्तराखंड में खासकर पहाड़ों में जो खेती है वो नेचुरल है। नेचुरली मीन्स वो एंशिएंट टाइम से ही उसको ऑर्गेनिक है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई केमिकल, फर्टिलाइजर्स या जितने भी जो ये इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो यूज होते हैं वहाँ पर नहीं यूज करते हैं। तो वो मीन्स ऑटोमेटिकली वो क्या है, ऑर्गेनिक है, जैविक है। और जैविक प्रोडक्ट्स की तो इतनी डिमांड है मार्केट में आज की डेट में, क्योंकि सभी को पता है, आपको भी पता है कि जितने भी जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या जो केमिकल्स यूज होते हैं उससे हमारे शरीर में कितनी परेशानियां, जो भी बीमारियां जो आज की डेट में हो रही हैं वो उसी वजह से है। इसलिए जो जैविक जो उत्पाद हैं उनका बहुत बड़ा रोल है और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मीन्स हिल्स में तो ऑटोमेटिकली जो सॉइल है उसका ऑर्गेनिक कंटेंट इतना ज़्यादा है ना, कि मतलब कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत अच्छा कार्बन कंटेंट है। तो उसमें हम नेचुरली हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं और उसकी मार्केट में एक अच्छी खासी डिमांड है ना। हाँ, और ऑर्गेनिक बोर्ड भी है जो कि सर्टिफिकेशन देता है, और क्योंकि हिल्स में पहले से ही जो खेती है वो ऑर्गेनिकली होती आ रही है, तो इसलिए उसके सर्टिफिकेशन में बहुत बड़ा इशू नहीं आता है, बहुत इजीली सर्टिफाइड हो जाता है। उत्तराखंड में प्लांटिका फाउंडेशन किस तरह बदलाव लाने में सक्षम है?
देखिए, बदलाव की अगर मैं बात करूं तो बदलाव में जो यंग यूथ जो है, जिसे हम बोलते हैं कि जो युवा जो हैं, वो थोड़ा सा कृषि की तरफ से उनका जो कंसर्न है। एक्चुअली क्या होता है, अभी जब ये कोविड की सिचुएशन आई तो मुझे खुद बहुत फ़ोन आए, जो बाहर से लोग आए, गूगल में सर्च करके, नेट में सर्च करके नंबर मिल जाते हैं, प्लांटिका का उन्होंने वहाँ से देखा, और मैंने कई कॉल इस दौरान रिसीव करी, और उनका सबका फोकस यही था कि हाँ, हमारी इतनी ज़मीन है पहाड़ में, हम खेती करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। बट क्या है कि खेती करना जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं एक्चुअली। तो बदलाव की ज़रूरत यह है कि यूथ अगर एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहा है तो उसे फिजिकली तो प्रिपेयर होना ही है, उसे पहले तो मेंटली उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये 24/7 का जॉब है। मीन्स ये एक ऐसी नौकरी नहीं है कि जो आप 10 बजे ऑफिस आके और 5 बजे आप छोड़ दें। तो ये इस तरह की नौकरी नहीं है। तो बदलाव सबसे पहले मानसिकता में लाना बहुत जरूरी है कि अगर आप खेती की तरफ, आप किसी भी एग्रीकल्चर का, देखो एग्रीकल्चर खेती का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने खेत में जमीन में बीज डाल देना और फसल हो जाए। एग्रीकल्चर खेती में बहुत सारी चीजें आती हैं। मधुमक्खी पालन भी एक एग्रीकल्चर खेती है, बकरी पालन भी एक एग्रीकल्चर खेती है, मशरूम कल्टीवेशन भी कृषि में ही आता है। ये सारी चीजें जो है कृषि संबंधित ही खेती हैं। जो भी आप करो, चाहे आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये काम जब तक हम स्टार्ट नहीं करते हैं, जब तक हम दूसरे को देखते हैं कि हाँ उसका तो बहुत अच्छा हो गया, उसका तो मशरूम बहुत अच्छा, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे की जो मेहनत और जो उसके पीछे का जो समय उसका और जो उसका डेडिकेशन लगता है, वो हम नहीं देख पाते हैं। हमें केवल एक सक्सेस स्टोरी दिखती है कि हाँ अगले ने बहुत अच्छा मशरूम ग्रो कर दिया, अगले बहुत अच्छा मुर्गी पालन कर रहा है, उसका तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत एक स्ट्रगल होता है, उसके पीछे एक बहुत डेडिकेशन होता है जो कि हमें नजर नहीं आता। तो बदलाव की अगर मैं बात करूं तो बदलाव में यही है कि सबसे पहले तो मानसिकता में बदलाव होना चाहिए। कृषि आसान नहीं है, कृषि के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, इंटेलिजेंसी से ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप सीख ही जाएंगे, अपना आप कर लेंगे। तो मानसिकता में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, और कृषि को बहुत हल्के में ना लें। मीन्स ऐसा नहीं है कि केवल हमने ज़मीन में बीज डाल के और फसल हो जाती है। उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल है, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ा डेडिकेशन है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही इस फील्ड में हमें आना चाहिए। बडूनी जी, प्लांटिका फाउंडेशन की एक खास बात या यूएसपी अगर हम बोलें तो वो क्या है, वो आप हमें बताइए। देखिए, हमने प्लांटिका फाउंडेशन का जो मेन फोकस है वो हम लोग फोकस करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे। देखिए, एग्रीकल्चर में क्योंकि थ्योरी केवल उतना ही रोल प्ले करती है कि आपको एक एग्जाम क्लियर करना है या आपको कोई चीज़ समझनी है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है और उसको मीन्स इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपोजर कृषि पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लांटिका में हम लोग यही फोकस करते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो एक लिमिट तक हो, कि आपको केवल वो चीज़ पता हो कि हाँ ये एक डेफिनेशन आपको पता हो कि इसे क्या कहते हैं, लेकिन हमारा जो पूरा फोकस रहता है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर पर रहता है। हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे पास आएँ वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को करें। अगर वो मशरूम ग्रो कर रहा है तो केवल थ्योरेटिकली उसको ना देखे कि हाँ कंपोस्ट कैसे बनती है, वो खुद अपने हाथ से कंपोस्ट बनाए, खुद अपने हाथ से बैगिंग करे, खुद अपने हाथ से स्पॉनिंग करे, खुद अपने हाथ से उन बैग्स को तैयार करके मशरूम रूम में रखे, कल्चर रूम में रखे, है ना। तो मीन्स कहने का मतलब है कि जो मेन यूएसपी हमारी वो है, वो ये है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट को। हम पूरा कोशिश करते हैं कि फील्ड, हमारे पास अपना फील्ड अवेलेबल है, हमारे पास अपनी लैब अवेलेबल है, और हम बच्चे को फ्री, स्टूडेंट को हम फ्री छोड़ते हैं कि वो लैब में अगर है तो वो लैब में पूरा मीन्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उसकी हो, वो हैंड्स ऑन अपना काम सारा करे और खुद से करे। हम उसको बताएं लेकिन वो करे खुद, क्योंकि कोई भी काम हो प्रैक्टिकली जब अपने हाथों से स्टूडेंट करता है तो वो उसकी लर्निंग भी अच्छी होती है और उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। केवल वो अगर थ्योरेटिकली सुनेगा और चीज़ को केवल ऐसे ही समझ लेगा तो उसका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो नहीं, उस काम के प्रति डेवलप नहीं हो पाता है। तो मेन फोकस हमारा प्रैक्टिकल में रहता है। दूसरी चीज़ जो कि जब हमने प्लांटिका फाउंडेशन और जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, जो हमने ऑब्जर्व करा वो ये था कि यहाँ पर बहुत से ऐसे एनजीओज या बहुत से ऐसे और भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, सोसाइटीज़ हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ऐसे भी कई एनजीओज हैं जो विदाउट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू करते हैं।
ये एक बहुत बड़ा, मैं आपके माध्यम से ये बात इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि अच्छा एक मंच मेरे को मिला है यहाँ पर ये बात रखने के लिए, कि मेरे पास भी कई बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर ट्रेनिंग नहीं करनी है, हमें सर्टिफिकेट चाहिए। ये एक बहुत गंदा एक सिस्टम चल पड़ा है, जो कि बच्चों के लिए, हमारे लिए तो उतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को सीखेंगे नहीं, जब तक आप किसी चीज़ को करेंगे नहीं, तब तक उस चीज़ का सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास एक कागज़ है केवल, तो उस कागज़ की वैल्यू तभी है जब आपको उसके बारे में कुछ मालूम हो, जब आपको उसके बारे में, जब आपने कुछ किया हो, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा, तभी आपको अगर कोई पूछे उसके बारे में तो आप बता पाओगे। केवल फॉर्मेलिटी के लिए कागज़ बनाना और उस कागज़ को सबमिट कर देना, ये एक थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स के बीच में एक ट्रेंड चल चुका है, जिसको कि कुछ ट्रेनिंग सेंटर जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये एक बहुत गलत पद्धति जो है वो सेट हो रही है, और इससे बच्चों को भी बाहर निकलना चाहिए। आप जहाँ भी जाएं, आप चाहे 2 दिन की ट्रेनिंग करें, चाहे आप 1 हफ्ते की ट्रेनिंग करें, चाहे आप 10 दिन की ट्रेनिंग करें, लेकिन उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करें, और तभी सर्टिफिकेट इशू हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी लाइफ में, और बच्चों को भी तभी उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अदरवाइज कागज़ ऐसे ही मिल जाते हैं, बच्चों का यही मानना होता है कि सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। बहुत हैं ऐसे बच्चे जो ऐसा सोचते हैं। तो ये हमारा एक प्लस, एक आप इसको एक हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कर सकते हैं। चाहे हमारे पास बच्चे कम आए, लेकिन हमारे पास बच्चे वही आते हैं जिनको कुछ सीखना होता है, और हम लोग सिखाने में कोई कमी नहीं करते। दूसरा प्लस पॉइंट हमारा यह है कि वी ऑल आर वेल क्वालिफाइड। हम सभी लोग डॉक्टरेट, जितने भी हमारी टीम जो है वो सभी लोग PhD हैं और नेट क्वालिफाइड हैं, और इसीलिए जो टेक्निकल जो बच्चों के क्वेरीज होती हैं, या टेक्निकली जो बच्चे कुछ किन्हीं बातों पर अगर अटक जाते हैं, कोई उनका डाउट होता है, तो वो सारे डाउट यहाँ पर बच्चों के क्लियर होते हैं। तो यही हमारा एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग टेक्निकली साउंड हैं, और हम लोग प्रैक्टिकल पे ही 100% जो फोकस करते हैं वो प्रैक्टिकल पे करते हैं, और बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मैं सभी ते यही संदेश देना चाहूँ कि जो भी युवा कुछ जो काम अपरू काम जो कुछ करना चाहते हो, बहुत ही अच्छी बात है, और आप अपरू काम शुरू कर सकता। और बस ये ते आपने एक दृढ़ निश्चय होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ काम करना चाहूँ तो आपने पूरा ध्यान करी थे, मतलब वो काम करूँ चाहिए। और आप सभी ते मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं छे। आप और हमारी तरफ से किसी भी तरह की आपने अगर कोई सहायता, किसी भी तरह की कोई आपने सपोर्ट चाहिए तो हम यकम अवेलेबल चल, और आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकता। अगर कोई खास मैसेज या संदेश आप भेजना चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना जो भी फीडबैक है, जो भी रिस्पॉन्स है वो दे ही सकते हैं। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में। धन्यवाद।